राइट। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे आज की बड़ी खबर का, किस तरीके से चुनावी प्रचार के बीच में विपक्षी गठबंधन के एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष भी कि किस प्रकार से विपक्षी या इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह भी अपने आप में कई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। अनिल यादव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल यादव जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये आज जो एक रैली झारखंड में हुई है उसमें कई बड़े नेताओं के नदारत रहने से लेकर ये सवाल खड़ा हुआ कि साहब क्या विपक्षी एकता आज भी कायम है, क्योंकि ये कई प्रकार के साथ प्रचार ना करना, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई रैलियां एक साथ करने की बात थी, वो नहीं हो रहा, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और आज भी तमाम बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी, राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे, हालांकि उनका बीमारी की वजह बताई गई है, लेकिन ये जनता के बीच में परसेप्शन देता है क्या सब कुछ ठीक चल रहा है इंडिया गठबंधन के बीच में। अनिल जी। सिंह साहब, आपको हमारी एकता की कितनी चिंता है ना। मेरा दिल भराया देखकर कि आप कितना इंडिया गठबंधन से प्यार करते हैं कि लगातार हमारी एकता की चिंता कर रहे हैं। आप जहां जहां हमारी लड़ाई नहीं भी, आपने वहां का भी जिक्र कर दिया। आपने सपा से भी हमारी खींचतान बता दी, नीतीश बाबू और तमाम तरह के नेताओं के नाम गिनवाए। कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा सोच लीजिए। भाई, सत्ताधारी पार्टी है, हरियाणा में उनके सहयोगी से उन्होंने धोखा कर दिया, जेजेपी से नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे आने वाले थे, क्या हुआ, नहीं आ पाए। तमिलनाडु में एआईएडीएमके छोड़ के चली गई, पंजाब में अकाली दल छोड़ के चली गई। तो कभी इतनी चर्चा इन पे भी कर लीजिए। और जितनी चिंता आपने हमारी करी है, यदि नौजवानों की चिंता कर लेते ना तो देश में बेरोजगारी का आलम नहीं होता। सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर बन जाता कि भाई सिंह साहब डिबेट में शाम को बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं, कम से कम इन बेरोजगार के लिए हमें कुछ नौकरी का व्यवस्था करनी चाहिए। अनिल जी, आप दबाव बनाने के लिए मुझसे, अनिल जी आप दबाव बनाने के लिए मुझसे कर रहे हैं। अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अरे सुन तो लीजिए अनिल जी, सुन तो लीजिए। आप दबाव बनाने के लिए टीवी चैनल से कह रहे हैं, लेकिन वो तो काम आपका है। अगर आप विपक्ष में हैं तो सरकार पे दबाव बनाने का काम आपका है। और रही बात मसले और मुद्दे उठाने के लिए आपकी मौजूदगी है। आपका दिल भले ही भराया हो, लेकिन पूरी दमखम से उठाइए मसले मुद्दे, इसीलिए आप यहाँ मौजूद हैं। मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। वो ऐसे ही, वो देखिए मीडिया में, सुनिए, मीडिया में टीवी पे तो कॉमेडियन भी आते हैं, लेकिन कॉमेडियंस को तो हम लोग फोर्थ पिलर नहीं कहते ना। मीडिया को फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, आप कह रहे हैं, अभी विरोधाभास की बात कर रहे थे आप। विरोधाभास पता है क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा गप कर जाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और उसके बाद भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, ये होता है विरोधाभास। जब अजीत पवार दूसरे पक्ष में होते थे, विपक्ष में होते थे, तब उनको कहते थे कि इस पे 25,000 करोड़ का घोटाला है, और जब अपने पास आ गए तो उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। ये होता है विरोधाभास। अशोक चौहान को आदर्श बॉय कहते थे, आदर्श घोटाले के। अच्छा, मतलब आप इस बात का अभी जवाब देने से बचना चाह रहे हैं अनिल जी कि विपक्षी एकता पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस सवाल से बच के आपको जो राजनीतिक आरोप लगाने हैं आप उस दिशा में आगे बढ़े। तो ठीक है, आपके आरोप को ही आगे बढ़ा देते हैं, ये मानते हो कि कांग्रेस इस सवाल से बचते हुए आरोपों को आगे बढ़ा रही है। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, जो सीधा सवाल था उससे बचते हुए उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं, लेकिन गंभीर सवाल है जो लगातार बीजेपी को सवाल उठ रहा है कि साहब किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या फिर जमीनी मसले और मुद्दे हों, या आप अपने जो सहयोगी हैं उनको अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाए, वो सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं। एसएन सिंह जी। अरन जी देखिए, टेपरी कार्ड बजाने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोकल कहावत है, बहुत देसी कहावत है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबत जाने जानत सकल जहान। अरे भाई, जब सीताराम येचुरी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से प्रचार करूंगा, मैं केरल में जाकर क्या जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी जब स्वयं कह रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर रही है, जब अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कह रही है क्यों नहीं भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पे सवाल बनता है कहां भाग कर जाएंगे। अरे हमारे मित्र जो यादव जी थे, इनसे आप बताइए, सभी विषयों पर डिबेट हुआ। आज डिबेट इस बात को हो रही है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं गए, सीताराम येचुरी जी क्यों नहीं गए, क्यों कुर्सियां चली, क्योंकि ये एक गाना है, बाबूजी धीरे चलना जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। वाकई में इस राह में धोखा है। पंजाब में आप एक दूसरे को गाली देंगे, और जब दिल्ली में आएंगे चुनाव लड़ेंगे तो जनता पूछेगी नहीं, केरल में जनता पूछेगी नहीं कि पश्चिम बंगाल में आप एक दूसरे को गाली और भ्रष्टाचारी बता रहे हैं।
तो ये इनको तय करना है कि क्या करना है। आप देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग रैलियां कर रहे हैं। आर्यन जी बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्टाचारी ही तो कहेगा, चोर तो चाहता है कि हम सबको चोर कह दें ताकि हम भी उसी पंगत में बढ़ जाएं, लेकिन नहीं आर्यन जी, ऐसा नहीं होगा। देखिए जवाब नहीं दिया एक बार भी इन्होंने, ना ठीक है। अजीत पवार पे ना प्रफुल्ल पटेल। सर जवाब आपने भी नहीं दिया। मैं हर्षवर्धन जी के पास जाता हूं। हर्षवर्धन जी, जनता ये जान रही है कि भाई केरल में जाकर क्या जवाब देंगे। जी एस सिंह जी, मैं इस मसले पे भी आता हूं, केरल और जान रही है कि बंगाल के आपने मसले लूट पर लिया भी। जनता को। हर्षवर्धन जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब सवाल उठता है, कोई एक सीधा सवाल पूछा जाता है तो राजनीतिक दल उससे बचने की सीधे कोशिश करते हैं। यही शुरुआत से अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि राजनीतिक आरोप लगाना उनका एक विषय है, वो कर सकते हैं, बट उसके अलावा वो जवाब भी दें, वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। विपक्ष के एकजुटता को लेकर गंभीर सवाल तब से हैं जब से ये एक कवायद शुरू हुई थी, और आज भी ये सवाल कमोवेश बना हुआ है। हर्षवर्धन जी, विपक्षी एकजुटता को लेकर सवाल शुरू से थे, और जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप राजनीति में किसी से कोई गठजोड़ कर सकता है। आज उनके साथ हैं, कल उनके साथ है, ये बड़ा सामान्य सा है, ये कोई नई बात नहीं है। अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं, इससे कोई फर्क भी जनता को नहीं पड़ता। वो जो कहते हैं ना, उनके जो समर्थक होते हैं वो उनके साथ मूव करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, इसीलिए गठजोड़ में नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं। उसके बावजूद वो एक बड़ी ताकत, एक बड़ा वोट बैंक उनके पीछे खड़ा है। ऐसे हर राजनीतिक दल का होता है, लेकिन इसके बावजूद जब एक साथ आते हैं, आज हमने एक साथ कर लिया, उस साथ के बाद क्या हम एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं? क्या हम भीतर घात कर रहे हैं? एक दूसरे को पीछे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? और भारतीय राजनीति के इतिहास में जैसा गठजोड़ इस बार हुआ है, ये जो विपक्षी गठजोड़ हुआ है, ऐसा गठजोड़ तो कभी हुआ ही नहीं कि भाई एक राज्य में हम समझौता करते हैं दिल्ली में, और दिल्ली से पंजाब पहुंचते पहुंचते वो समझौता टूट जाता है। एक राज्य में हम समझौता करते हैं पश्चिम बंगाल में, और केरल में वो समझौता नहीं काम करता है। इस तरह से राजनीति नहीं चलती। और उसका एक छोटा उदाहरण आज देखने को मिला, जो रांची में प्रभात तारा मैदान में जो उलगुलान न्याय रैली हुई है, नेता लोग आए। राहुल गांधी की अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो हमें ये मानना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी करे तो उसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वहां एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कांग्रेस वालों पर हमला किया। अब ये आप देखिए, जहां जो है पटना में आप कहते हैं कि लालू जी सब तय कर देते हैं पूरे बिहार का, लेकिन क्या होता है जी, पटना में इसकी बुनियाद रखी गई थी, नीतीश कुमार हट गए, दूसरे नेता हटते चले गए, मुंबई में गए वहां से हट गए। अब पूर्णिया में एक टिकट की बात थी, पप्पू यादव आके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव को बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे लगता है भरोसे का बड़ा संकट है, और उसकी वजह से विपक्षी गठजोड़ बेहद कमजोर दिख रहा है। बिल्कुल, ये विश्वास बहाली का एक संकट है, शायद तभी कमोबेश ये खबरें आती हैं। आप तीनों मेहमानों से निवेदन, आप बने रहिए हमारे साथ, एक खबर और दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से अर्बन नक्सल के चंगुल में चली गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस जनता की संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को देना चाहती है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी।
क्या ये आपको मंजूर है क्या? आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो प्रधानमंत्री का आज राजस्थान में सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव जी हमारे साथ में। अनिल जी, सीधे तौर पे आरोप इस बात को लेकर है कि साहब किस तरीके से आप लेफ्ट पार्टीज के प्रभाव और दबाव में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी सोच पे उनका फर्क दिखाई पड़ रहा है। सीधा आरोप लग रहा है राष्ट्र के विरोध को लेकर, किस प्रकार से सनातन के विरोध को लेकर, और आपका जो आपसी गठबंधन भी है उसमें विरोधाभास इस बात को कि बंगाल में आप साथ हैं, केरल में आप एक दूसरे के सामने हैं। तो ये अपने आप में स्थिति दिखाई पड़ रही है। अनिल जी, देखिए, आरोप अगर कोई लगाता है तो जवाब तब दिया जाता है यदि उस आरोप में कोई सच्चाई हो। प्रधानमंत्री जी ने आज के भाषण से दिखा दिया कि प्रथम चरण की हार के बाद बिल्कुल बौखला गए हैं। कोई मर्यादा का ध्यान नहीं है, कोई गरिमा का ध्यान नहीं है। आप बताइए, उस मैनिफेस्टो की, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र को छीनने की बात है। मैं, हर्षवर्धन जी मेरे बड़े भाई हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं तो कहूंगा क्योंकि ये भाजपा वालों से ज्यादा इनका अच्छे संबंध है कि मोदी जी इस तरह की बात करके ये बता रहे हैं। ये तो हमें पता है कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लेकिन हिंदी भी नहीं पढ़ना आता, ये नहीं पता था। हमारा मैनिफेस्टो दोनों भाषा में, एक भी भाषा में यदि आपके मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि किस प्रकार से संपत्ति का सर्वे होगा। जातीय सर्वे के साथ साथ संपत्ति के सर्वे का जिक्र है ना उसमें। नहीं, सुन लीजिए ना जी भाई, सुन लीजिए ना। अब आप क्या जातीय सर्वे पे बात करी प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आपका सारा संसाधन उठाकर मुसलमानों में बांटेंगे। कहा या नहीं कहा, आप बताइए। हाँ, ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना। कहते थे कि मुसलमानों पर ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था सर। भाई साहब, वो आप सुन लीजिए ना भाई साहब। मनमोहन सिंह जी का वो भाषण अंग्रेजी में था, उसका हिंदी अनुवाद मैं किए देता हूं और कहिएगा प्रधानमंत्री जी से पढ़ लिया करें। सर, कई बार आप सबने सुना, वो तो मनमोहन जी ने कहा था। नहीं तो क्या उसमें क्या, आप कैसी बात कर रहे हैं? उसे चलाइए, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा चलाइए। उसमें क्या कहा था मैं बता देता हूं। सर, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, अभी आप चर्चा के बाद उसको देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। प्राथमिकता सिंचाई है और उसके साथ साथ हमें पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना है। अगर पिछड़े और दलितों का नाम ले दिया तो क्या गलत कर दिया? आपको बड़ी दिक्कत आ रही है पिछड़ों की बात होने से, दलितों की बात होने से, आदिवासी की। चौथे नंबर पे उन्होंने मुसलमानों का नाम किया, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान सुनाई दिया, पिछड़े दलितों की तो आपको बात नहीं सुनाई दी। ये सिर्फ और सिर्फ हार का डर है। प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि जो 400 पार्टी। ठीक है, एस एन सिंह जी, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि पहले दौर के चुनाव के बाद में आपको इस बात की हताशा नजर आ रही है कि आप हार रहे, इस प्रकार से आप नए नए मसले लेकर आ रहे हैं। एस एन सिंह जी, अनिल जी मैं आता हूं आपके पास। आपने बात की, आपकी आरोप आगे बढ़ा रहा है। एस एन सिंह जी, अनिल जी चुप रहिए। अनिल जी, अब आपने अपना आरोप लगा दिया, उनका जवाब सुनिए। एस एन सिंह जी। अरे सुनिए, देखिए, हर बार काके लोग कहते हैं कि ऐसे ही कह दिया। अरे मीटर लीटर में जो अंतर नहीं जानता है वो कुछ भी कर सकता है। जो बाहर जाके कहेगा भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र रही नहीं, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार तो बताया ही,
जिसने कहा हिंदू आतंकवादी हैं, जिनकी पार्टी करी है कि मंदिर लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, ऐसे राहुल गांधी जी क्या क्या कहेंगे भाई, कर सकते हैं, हो सकता है इनके प्रवक्ता पढ़े लिखे हो, लेकिन तो राहुल गांधी जी को हटा के प्रवक्ता को राहुल गांधी के पद पर बैठा। पढ़े लिखे तो मैं तो गारंटी से हो सकता नहीं, मैं तो गारंटी आप अपनी बात रखिए, आरोप लगाइए तो सुन लीजिए धैर्य से। और आप सुन तो लीजिए, देखिए कब कब क्या क्या कहें आप। देखिए चुनाव भारत में हो रहा है, भारत की सबसे पुण्य भूमि अयोध्या, मथुरा और काशी है, उसको हमेशा सनातन को अपमानित करना, अब बाद में जातिवाद पर ले आएंगे। अरे हमको जाति में क्यों बांट रहे हैं सर? सभी धर्मों को जातियों में बांटना है तो बांटियो। गिरा के सिखों की, बड़ा पेड़ गिरा के आनंद जी सिखों की हत्या करा देते हैं और कहते हैं तो बड़ा पेड़ गिरने पे हो जाता है। देश के संसाधनों पे क्या अधिकारी नहीं बताते? इसी देश में मीसा भी लगाते हैं। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, वहां आपातकाल लगा देते हैं। क्या क्या नहीं किए, एक के लिए खुलेबंदी, दूसरे के लिए नसबंदी, एक के लिए यात्रा में छूट, एक के धार्मिक यात्रा की छूट, एक के शिक्षा पर छूट, बहुत सारे काम किए। अब तो हम सबका साथ सबके विकास की बात, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा तकलीफ हो रहा है सबका साथ सबके विकास की बात को ले। अरे हम कहते हैं भगवान राम को क्यों काल्पनिक कहते हैं, हम कहते हैं भगवान राम को क्यों गाली देते हैं, क्यों सनातन को गाली देते हैं भाई, भगवान को क्यों जातियों में बांटते हैं, धर्म को क्यों जातियों में बांटते हैं? सबको स्वतंत्रता है आर्यन जी अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा और चिंता करने की, लेकिन ये लोग कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। आज उसी मोदी जी के नाते पैर रखने की जगह नहीं है अयोध्या में। आज सनातन के लोग, देश के लोग जग गए। हर्षवर्धन जी, मैं हर्षवर्धन जी से भी इस सवाल को लेता हूं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनावी तपिश में। आर्यन जी 10 सेकंड लास्ट में। जी संक्षिप्त जी। जो सोए का माल तो आर्यन जी कोई भी लूट सकता है। सनातन के लोग अब जग गए हैं, ये लोग माल अब लूट नहीं पाएंगे, अब सनातन को गाली दे नहीं पाएंगे। ठीक है हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि ये जो मसला लगातार बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री खासतौर से मुखर तरीके से उठा रहे हैं कि कांग्रेस की सोच अब लेफ्टिस्ट अर्बन नक्सल के तरीके से हो रही है, उनके घोषणा पत्र में किस प्रकार का एक प्रभाव दबाव दिखाई पड़ रहा है, और विरोधाभास इस बात का भी, इसका हम जिक्र कर रहे थे कि साहब केरल में लड़ाई है, बंगाल में एक साथ नजर आते हैं, दिल्ली में हाथ पकड़े हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि ये भी अब मसला है? और साथ साथ संपत्ति का सर्वे, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला बोला है आज। देखिए, सबसे पहले तो ये कि तथ्य के तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और विशेषकर मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया था। उसमें पिछड़े और अल्पसंख्यकों की भी बात की थी। जो उस वक्त के प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारू थे, उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया था, और इस पर बाकायदा दुनिया भर के जितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिपोर्ट की थी। बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है, उसमें बहुत विस्तार से। लेकिन बीबीसी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कम से कम उसकी बात तो कांग्रेस के लोग भी आसानी से स्वीकार करेंगे। अब जो राहुल गांधी हर भाषण में कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि वो बाकायदा जब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे? ये कौन सा सर्वे नया आ गया? क्या वो बार बार देश के उद्यमियों पर, उद्योगपतियों पर हमला नहीं बोल रहे हैं? क्या वो इस देश में एक अराजकता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये शब्द अंग्रेजी में और संपत्ति विभाजन ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है कांग्रेस के घोषणा पत्र में? और जाहिर है, जब आप कहते हैं कि हम किसी की संपत्ति है, कितना किसने कमाया और उसके बाद हम उसको बांटेंगे, ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वामपंथी सोच है, जो एनार्की, अराजकता की तरफ ले जाता है, जो देश को पीछे की तरफ ले जाता है। कांग्रेस की ये सोच नहीं थी। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस की ये सोच हो नहीं सकती। जिस कांग्रेस के शासनकाल में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा कि इस देश का हर व्यक्ति चाहे तो अपने उद्यम से पैसे कमा सकता है, जो लिबरलाइजेशन की बात हुई, उदारीकरण की बात हुई, और आज कांग्रेस यहां तक पहुंच गई कि सबकी संपत्ति का सर्वे करेंगे और उसको लोगों में बांट देंगे। मुझे लगता है कि ये अराजकता है, इस अराजकता की तरफ नहीं जाना चाहिए था। और अगर राहुल गांधी इस तरह की बात करेंगे तो उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जी अनिल जी, आज जो रैली हुई रांची में, उसमें लड़ाई का, कार्यकर्ताओं के बीच का एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। आपको लगता है कि इस प्रकार से भी एक संदेश बेहतर नहीं जा रहा है? इंडिया गठबंधन के दलों के आपसी एकता को लेकर उनके कितने पास, कितने दूर के खड़े हुए हैं, या किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में सर फुटबॉल चल रहा है? आपको लगता है कि यह भी एक गलत तस्वीर गई है आज इस रैली से? बुलंदशहर में प्रधानमंत्री जी आए थे,
तो आरएलडी वालों ने लठ मार मार के बीजेपी को, इनकी आपस में लड़ाई हो गई तो आरएलडी वालों ने बीजेपी को लठ मार मार के भगाया। फिर मेरठ में क्या हुआ कि बीजेपी वालों ने आरएलडी वालों को लठ मार मार के भगाया। तो ये कोई मुद्दे नहीं है, ये तो लड़ाई और किसी ने किसी को कुछ कह दिया हो, किसी ने किसी कार्यकर्ता को कुछ अपशब्द कह दिया हो, कहीं कुछ बात हो गई होगी तो हुआ होगा। तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी के हम तो रोज लठ बजते हुए देख रहे हैं, हम तो नहीं चर्चा कर रहे। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि हम हमारे 5 न्यायों की बात करना चाहते हैं। 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, आप उस पर चर्चा करिए। 1 साल की पक्की नौकरी ट्रेनिंग के साथ देना चाहते हैं, उस पर चर्चा करिए। अनिल जी, माताओं बहनों को हम 1 लाख सालाना देना चाहते हैं, आपने सही बात कही। अनिल जी, आपने सही बात कही। अनिल जी, मार रहा है इसके तो लंबी डिबेट हो जाएगी। अनिल जी, आपने सही बात कही कि नौकरी को लेकर उसने आपने कहा, तो ये जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि वो किस प्रकार से गरीबी खत्म कर देंगे, पैसे महिलाओं के 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे, तो उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? जी, कैसे वो इतना पैसा आएगा जनता को देने के लिए? संभवतः अनिल जी से शायद हमारा संपर्क कट गया। लेकिन एसएन सिंह जी, आपको लगता है कि जो लगातार बात कही जा रही है वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि साहब गैर जो मसले हैं उनको मसला बनाकर कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश है? एसएन सिंह जी, देखिए आर्यन जी, जब लैंड जिहाद वाले, लव जिहाद वाले और कांग्रेस जो धोखा जिहाद वाले, तीनों जब एक हो जाते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं। आर्यन जी, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश या देश में कांग्रेस की और इनकी मिलीजुली सरकार नहीं रही है। अभी राजस्थान में इनकी सरकार थी, वहां देखे होंगे कि वहां पे तो गला कट जाता था। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, गेम से लेकर गोबर तक के घोटाले करते हैं, क्यों नहीं वहां न्याय की बात करते, क्यों नहीं रोजगार दे? पंजाब में इनकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। इसीलिए कह रहा हूं कि लैंड जिहाद वालों के साथ, लव जिहाद वालों के साथ ये कांग्रेसी जो धोखा जिहाद, आज ये धोखा जिहाद चला रहे हैं, किसी तरह से चाह रहे हैं कि पुनः एक बार भारत में अपनी सरकार बना लें और धोखा जिहाद चलाएं। तो भारत की जनता इस धोखा जिहाद से सतर्क है, सावधान है। और फिर कहूंगा कि बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बिल्कुल, आप ये बात जो कह रहे हैं हल्के फुल्के अंदाज में, जनता आपके वायदों को भी समझेगी, विपक्षियों को भी समझेगी, उसके बाद फैसला करेगी। हम सब 4 जून को एक बार फिर से बात करेंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक